जय हिंद दोस्तों। प्रीवियस वीडियो में हमने गुप्त काल पूरा पढ़ लिया था। अब आज की वीडियो में हम गुप्त काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। गुप्त काल से अक्सर वस्तुनिष्ठ प्रश्न प्रीलिम्स में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो मेरी आप लोगों से स्पेशल रिक्वेस्ट है कि आप जैसे ही क्वेश्चन को स्क्रीन पे देखें तो पहले वीडियो को रोक लें और आप पहले अपना आंसर सोचें, उसके बाद मेरा आंसर देखें। इससे आपको चीज़ें याद भी हो जाएगी और आपका जो टॉपिक आपने पढ़ा है गुप्त काल पूरा, तो उसका रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश के संस्थापक की अगर बात करें तो घटोत्कच नहीं था, क्योंकि घटोत्कच जो है वो गुप्त वंश के संस्थापक का पुत्र या दूसरा शासक था। चंद्रगुप्त भी नहीं था, ये तीसरा शासक था गुप्त वंश का। श्रीगुप्त इसका आंसर आ जाएगा। श्रीगुप्त जो था ये गुप्त वंश का संस्थापक था। लेकिन क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो आंसर आ जाएगा दोस्तों चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त में भी अगर ऑप्शन में दे दे चंद्रगुप्त प्रथम या चंद्रगुप्त द्वितीय, तो अपना आंसर रहेगा चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, तो श्रीगुप्त गुप्त वंश का संस्थापक है और गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम है। ओके, आगे बढ़ते हम। दूसरा क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? ठीक है, क्वेश्चन आप समझ चुके होंगे। तो विदिशा नहीं था, उज्जैन इसका आंसर आ जाएगा। वाराणसी भी नहीं है और धारवाड़ भी नहीं है। उज्जैन, आप लोगों को पता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य ने उज्जैन के जो शासक थे रुद्रदामन तृतीय, उसको पराजित कर देते हैं और उसके बाद में उज्जैन को शकों से मुक्त कर देते हैं और यहाँ पर सांस्कृतिक राजधानी उज्जैन को बनाते हैं। और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे, इन्होंने इनके काल में कला, विद्या व साहित्य का महान केंद्र जो है वो माना गया है उज्जैन को। और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के ही दरबार में कालिदास रहते थे और कालिदास उज्जैन में ही रहते थे। कालिदास अकादमी भी उज्जैन में ही है, आपको ये बात पता होगी। क्लियर? आगे बढ़ते हम। अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की थी? तो श्रीगुप्त। श्रीगुप्त जो था ये गुप्त वंश का संस्थापक था, लेकिन इसने महाधिराज की उपाधि धारण नहीं की थी, क्योंकि ये कुषाणों के अधीन सामंत था। अतः सामंत होने के नाते यह निम्न लेवल की जो उपाधियां होती थी, सामंत जो धारण करते थे वही धारण की थी। चंद्रगुप्त प्रथम इसका आंसर आ जाएगा। घटोत्कच भी जो था ये भी श्रीगुप्त की तरह मतलब निम्न लेवल का सामंत रहता है, लेकिन श्रीगुप्त से बढ़कर रहता है, थोड़ा शक्तिशाली रहता है। श्रीगुप्त का पुत्र था घटोत्कच, घटोत्कच का पुत्र था चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, और चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र समुद्रगुप्त तो महाराजाधिराज से भी बड़े थे। ओके, तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा कि गुप्त वंश के शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की थी, तो आंसर आ जाएगा दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम ने। क्लियर? श्रीगुप्त ने नहीं की है और घटोत्कच ने नहीं की है, और समुद्रगुप्त ने तो महाराजाधिराज से भी बड़ी बड़ी उपाधियां धारण की है। क्लियर? ये आप विशेष तौर पर याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। कुछ बुक्स में दिया है कि श्रीगुप्त ने धारण की है, लेकिन वो सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, गुप्त संवत 319 से 320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो स्कंदगुप्त नहीं है इसका आंसर, समुद्रगुप्त भी नहीं है इसका आंसर, चंद्रगुप्त द्वितीय नहीं है इसका आंसर। इसका आंसर आ जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम जो है ये 319 एडी में गद्दी पर बैठते हैं और गद्दी पर बैठते ही ये गुप्त संवत प्रारंभ करते हैं। ठीक है, 319-20 एडी को माना जाता है कि गुप्त संवत ये प्रारंभ हुआ था, और प्रारंभ जो किया गया था वो किया गया था चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा। चंद्रगुप्त द्वितीय ने ऐसा कोई संवत प्रारंभ नहीं किया, ना ही समुद्रगुप्त ने और ना ही स्कंदगुप्त ने। बाकी इन्होंने अन्य महान कार्य किए हैं। चंद्रगुप्त अगर प्रथम की बात करें तो इन्होंने गुप्त संवत प्रारंभ करने के साथ ही और भी राजा रानी शैली के सिक्के चलाए थे और वैवाहिक नीतियों के द्वारा अपने राज्य को संरक्षण प्रदान किया था। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। तो गुप्त किसके सामंत थे?
मौर्यों के तो नहीं इसका आंसर, सातवाहनों के नहीं, कुषाणों के, यही आंसर आएगा अपना। मौर्य शासक जो थे ये कुषाणों के यहां पर सामंत थे। यहां पर अगर हम बात करें तो कुषाणों के समय क्या था कि रथों का प्रयोग बंद हो गया था, यह मान के चले कि बहुत कम हो गया था। तो वैसे ही गुप्त शासकों में भी हमें ये चीज दिखाई देती है, यानी बहुत सारी चीजें जो है वो गुप्तों की ने कुषाणों से सीखी थी और उनका प्रयोग अपनी युद्ध कला में किया था, जिसकी वजह से गुप्त जो है वो पूरे भारत को एक राजनीतिक सत्ता के अधीन ला सके। यानी कि ये कुषाणों के अधीन थे, ये आप याद रखेगा। और कुषाणों का सबसे महान शासक तो कनिष्क है, ये आप लोगों को पता होगा। और कुषाणों ने ही सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे और गुप्तों ने सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए थे। सर्वाधिक शुद्ध की बात करें हम तो कुषाण आंसर आ जाएगा, और सर्वाधिक सोने के सिक्कों की बात करें हम तो गुप्त आंसर आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों, ये आप याद रखिएगा। और कुषाण जो थे ये विदेशी आक्रमणकारी थे, ये भी आप भूलिएगा मत। ठीक है, आगे बढ़ते हम। गुप्त काल की सोने की मुद्रा किसको कहा जाता था, या फिर गुप्त काल में सोने की मुद्रा क्या कहलाती थी? तो दिनार इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों। कासार्पण तो नाम से लग रहा है कासे की होगी। निष्क ये तो वैदिक काल में चलता था, निष्क नामक सोने का हार। ठीक है, कांकनी भी एक मुद्रा होती थी। तो यहां पर आंसर आ जाएगा दिनार। अब आप लोग सोच रहे होंगे दिनार तो ये अरबी भाषा का शब्द है, ये तो मुस्लिमों में आज भी चलता है। तो दोस्तों इस शब्द को लेकर इतिहासकारों में बड़ा विवाद है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये ग्रीक से मध्यकाल मतलब मध्य एशिया में आया। मध्य एशिया यानी मुस्लिम जो कंट्रीज है, सऊदी अरब, ईरान, इराक, उसके बाद में भारत में आता है। और कुछ इतिहासकार कहते हैं नहीं, ये भारतीय शब्द ही था। यानी इस शब्द को लेकर बड़ा विवाद है। और गुप्त काल में सोने की जो मुद्रा थी उसे दिनार कहा जाता था, ये आप मत भूलिएगा। ये अक्सर एग्जाम्स में क्वेश्चन बन जाता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि दिनार ये मुस्लिम शब्द है, यानी वो मध्यकाल समझने लग जाते हैं और इसका आंसर गलत लगा देते हैं। तो आप विशेष तौर पर इसे याद रखिएगा। आगे बढ़ते हम। अगला क्वेश्चन है, अजंता गुफाओं के सरीखी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहां हैं? यानी सीधा अगर इसको बोलें तो क्वेश्चन है, अजंता की गुफाओं जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहां हैं? तो कहीं नहीं, ये तो गलत है। बाघ धार ये आ जाएगा इसका आंसर। मांडू में तो कोई स्पेशल गुफा है नहीं और ना ही उदयगिरी विदिशा में है। तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? बाघ धार। बाघ इसकी खोज किसने की थी? तो डिंजरफील्ड ने। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो को जाकर जरूर देखिएगा। प्रीवियस वीडियो में मैंने गुप्तकालीन धार्मिक स्थिति और कला और साहित्य पे पूरी चर्चा की है। तो उसके अंतर्गत मैंने यहाँ पर बताया है आप लोगों को कि जो बाघ जो है ये कहाँ पर है, धार जिले में है, इसकी खोज किसने की है, यहाँ पर कौन कौन से चित्र प्राप्त हुए हैं, इस टाइप से उसका पूरा विस्तृत जानकारी मैंने प्रीवियस वीडियो में जाकर दी है। तो आप उसे जरूर देखिएगा। तो बाघ जो है ये धार जिले में है, इसकी खोज डिंजरफील्ड ने की। अगर ट्रिक बोले तो भाई बाघ वाला एरिया डेंजर होगा, तो इसकी खोज किसने की? जो डेंजरफील्ड नाम का व्यक्ति था उसने ही की है। मांडू सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है और ये तो एमपी में फेमस, पूरे भारत में ही फेमस है ये तो। ठीक है, मांडू तो आप सभी जानते ही हैं। उदयगिरी विदिशा जो है ये भी एक प्रसिद्ध स्थान रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन कभी आए कि अजंता की गुफाओं जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहां है, तो आपको आंसर लगाना है बाघ धार। ये भी गुप्त काल की गुफाएं हैं। आगे बढ़ते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है? तो पाल वंश नहीं, गुप्त वंश इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? गुप्त वंश। गुप्त वंश के दौरान ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी और कुमार गुप्त नामक शासक ने की थी। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम्स में बन जाता है, किस गुप्त शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो इसका आंसर आ जाएगा कुमार गुप्त। ओके, कुषाणों ने ऐसा कोई विश्वविद्यालय नहीं बनाया, ना ही मौर्यों ने बनाया। ठीक है, ये विशेष तौर पर आप याद रखिएगा। मौर्य काल में अगर हम देखें तो मौर्य काल क्या 1000 बीसी में, अगर नालंदा विश्वविद्यालय की अगर हम बात करें तो नालंदा विश्वविद्यालय गुप्त काल में बनता है और भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय यही है। लेकिन अगर हम वैश्विक स्तर पर बात करें तो जो चाणक्य जो है तक्षशिला विश्वविद्यालय के टीचर थे, मौर्य काल से जो संबंधित है, और तक्षशिला विश्वविद्यालय विश्व का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। ठीक है, इसकी स्थापना उत्तर वैदिक काल से मानी जाती है, लगभग 1000 बीसी से मानी जाती है कि उस समय तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, कभी क्वेश्चन बने
कि भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है, तो नालंदा विश्वविद्यालय आंसर आ जाएगा। और तक्षशिला वर्तमान में पाकिस्तान में है और वो विश्व का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। आगे बढ़ते हैं हम। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे। तो भाई चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता है, तो पर्ण नहीं कहा जाता था, दिनार तो सोने के सिक्के थे, कासरपण तो कांसे के हो गए, रूपक, इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, रूपक। रूपक जो होते थे या रुपयक भी कहा जाता था। तो ये चांदी के सिक्के होते थे जो गुप्त काल में विशेष तौर पर प्रचलित थे। और सबसे पहले चांदी के सिक्के जारी करने का श्रेय भी गुप्त शासकों को ही जाता है। गुप्त शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो थे, इन्होंने सबसे पहले चांदी के सिक्के जारी किए थे। तो ये भी एग्जाम्स में अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि सबसे पहले चांदी के सिक्के किस शासकों ने जारी किए, तो उसका आंसर आ जाएगा गुप्त शासकों ने। क्लियर, या भूलिएगा मत, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है एक बार। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी? चांदी के सिक्के जारी करने पर नहीं, शकों का उन्मूलन करने पर। जी हां दोस्तों, याद हो मैंने आप लोगों को वीडियो में बताया था, नहीं अगर आपने देखा है तो प्लीज उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया है, गुप्तकालीन जो शासक हैं उनकी पूरी जो जीवन परिचय मैंने बताया, उसमें बताया था आप लोगों को कि मालवा का एक शासक था विक्रमादित्य। मालवा के शासक विक्रमादित्य ने 57 ईसा पूर्व, ठीक है, 57, कहीं पे 56 भी लिखा हुआ मिलता है, दोनों में से कोई एक ही आएगा, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। तो 57 ईसा पूर्व क्या किया था कि जो शक थे, शकों को मालवा से खदेड़ दिया था, ठीक है। अब उन्होंने मालवा से शकों को खदेड़ दिया था, उस उपाधि में मतलब उस दौरान भाई इतना महान कार्य कि शक विदेशी आक्रमणकारी थे, तो इनको भारत से खदेड़ा जाना बहुत जरूरी था, तो मालवा से खदेड़ दिया था। इस कारण ये उनका जो नाम था वो बहुत ज्यादा, मतलब उनकी ख्याति बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। तो अब क्या हुआ कि जो भी शकों को पराजित करता था या फिर इस कोई महान कार्य या शक्तिशाली कार्य करता था, तो वो विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने लग गया। तो यहां पर शकों का उन्मूलन करने के पश्चात चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। ठीक है, अब आप लोग समझ गए होंगे। तो ये आप विशेष तौर पर याद रखिएगा कि मालवा का एक शासक था जिसने 57 बीसी में शकों का मालवा से उन्मूलन कर दिया था और उसका नाम था विक्रमादित्य। तभी से यह उपाधि धारण हो गई है, उपाधि बन गई है। गुप्त सिंहासन पर बैठने के बाद तो ये आंसर आ ही नहीं सकता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहां से मिलता है? तो सती प्रथा का पहला उल्लेख विल्सन स्तंभ लेख से तो नहीं मिलता है, भीतरगांव से भी नहीं मिलता है, भीतरी स्तंभ लेख से भी नहीं मिलता है। इसका आंसर मिलता है एरण अभिलेख से। एरण अभिलेख दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट अभिलेख है। एरण अभिलेख ये सागर जिले में है, मध्य प्रदेश में। 512 ईस्वी का अभिलेख है ये, और पहली बार लिखित साक्ष्य के रूप में हमें सती प्रथा की जानकारी प्राप्त होती है। कहां से होती है? एरण अभिलेख से। इसे भूलिएगा मत, बहुत इंपॉर्टेंट है। विल्सन अभिलेख की बात करें तो इससे गुप्त वंशावली की जानकारी मिलती है। गुप्त वंशावली यानी गुप्त शासकों के वंशों की पूरी जानकारी हमें यहीं से मिलती है। भीतरगांव और भीतरी स्तंभ लेख जो है, इनसे हमें विदेशी कुछ पुष्यमित्र जो जनजाति थी उसके आक्रमण की जानकारी मिलती है, हुणों के आक्रमण की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो एरण अभिलेख, इससे हमें सती प्रथा की जानकारी लिखित साक्ष्य के रूप में सबसे पहले यहीं से मिलती है। और सती प्रथा का उन्मूलन तो आप लोग जानते ही हैं कि राजा राम मोहन राय ने 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग की सहायता से किया था, नियम नंबर 17 के अंतर्गत। ठीक है, और काफी विरोध भी हुआ था राजा राम मोहन राय का। तो आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं है? तो भाई अगर हम बात करें हुणों का आक्रमण, तो हुणों का आक्रमण जो है ये तो पतन का कारण था। प्रांतीय शासकों को विद्रोह, बिल्कुल। जो सामंतवादी प्रथा जो थी वो गुप्त काल में अपनी जड़ें जमा चुकी थी, और उसका परिणाम ये निकला कि गुप्त काल का पतन भी मतलब गुप्त काल के पतन का कारण भी वो बनी। स्कंद गुप्त के बाद केंद्रीय शक्तियों का दुर्बल होना ये भी कारण था, क्योंकि स्कंद गुप्त अंतिम शक्तिशाली गुप्त शासक था। उसके बाद के परवर्ती जितने भी गुप्त हुए हैं वो सब दयनीय स्थिति में थे, उनके बारे में कुछ भी कोई विशेष उन्होंने कार्य नहीं किया है। सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह, ये हमें देखने को नहीं मिलता है। यानी यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? पतन का कारण नहीं था, तो सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह
ये कारण नहीं था, क्योंकि आंतरिक कलह की हमें कहीं से भी जानकारी प्राप्त नहीं होती है। कोई भी इतिहासकार ये नहीं कहता कि सत्ता के नियंत्रण के लिए गुप्त जो राजकुमार होते थे वो आपस में लड़ रहे थे। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि हम आगे जब मुस्लिमों का इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें देखते हैं हम कि उत्तराधिकार राजकुमार मतलब जो राजा बनेगा उसका निश्चय मतलब निर्णय कौन करती थी, तलवार करती थी। जिसकी तलवार में दम है वही राजकुमार राजा बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? तो वराहमिहिर नहीं थे, आर्यभट्ट इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया था। ठीक है, यह आप विशेष तौर पर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम। गुप्त युग में भू राजस्व की दर क्या थी? तो गुप्त युग में छठा भाग, आंसर आ जाएगा इसका छठा भाग, यही थी राजस्व की दर। 1/8 भाग तो नहीं रही है कभी भी, 1/4 भी नहीं रही है और आधा भाग भी नहीं रही है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? गुप्त युग में 1/6 भाग जो थी, या छठा भाग भू राजस्व की दर थी। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। इतिहासकार V.A. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है? तो इसका आंसर आ जाएगा समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त की विजयों से प्रसन्न होकर V.A. स्मिथ ने भारत का नेपोलियन उसे पुकारा है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये उपाधि उसकी तारीफ न होकर बल्कि उसकी आलोचना है एक तरीके से, क्योंकि समुद्रगुप्त अपने जीवन में कोई भी युद्ध हारा नहीं था और नेपोलियन वाटरलू के युद्ध में पराजित हो गया था और भी कई युद्धों में हारा है। ठीक है, तो यहां पर कहीं ना कहीं ये उपाधि जो है ये आलोचना है एक तरीके से, आलोचना या फिर कहें कि उसकी मतलब उसकी कमी बता रहे हैं, कमी नहीं। ठीक है, उसके ऊपर मतलब एकदम तिरस्कार कर रहे हैं जैसे। ब्रह्मगुप्त इसका आंसर नहीं आएगा। चंद्रगुप्त को तो कुछ नहीं कहा उन्होंने, और स्कंदगुप्त भी इसका आंसर नहीं आएगा। स्कंदगुप्त तो हुणों को पराजित करेगा। ठीक है, तो V.A. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। आगे बढ़ते हम। कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? तो आप लोगों को पता होगा, चंद्रगुप्त मौर्य तो नहीं है आंसर, समुद्रगुप्त भी नहीं है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य इसके आंसर आ जाएंगे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्नों में सबसे महत्वपूर्ण कालिदास थे। कालिदास के कई सारे ग्रंथ हैं, जिसमें से सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम ये प्रथम ग्रंथ था जो विदेशी भाषा में ट्रांसलेट हुआ था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाला ग्रंथ भी यही है। क्लियर? हर्ष के शासनकाल में तो बाणभट्ट थे, समुद्रगुप्त में तो ऐसा कोई वसुबंधु थे बौद्ध विद्वान, और चंद्रगुप्त मौर्य के समय तो मेगस्थनीज आया था भारत, और चाणक्य थे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम। किसने अंतिम शक शासक रुद्रसिंह तृतीय को पराजित कर उसकी हत्या कर शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन कर दिया था? मैं आप लोगों को बता चुका हूं, ये अभी स्कंदगुप्त नहीं है इसका आंसर, समुद्रगुप्त भी नहीं है, चंद्रगुप्त प्रथम भी नहीं है, इसका आंसर आ जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैन के अंतिम शक शासक रुद्रसिंह तृतीय को पराजित कर दिया था और यहां से शकों का उन्मूलन कर दिया, और उसके पश्चात विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। और विक्रमादित्य की उपाधि के बारे में मैंने अभी ही पूरा डिस्कस किया था। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। फाहियान द्वारा रचित ग्रंथ फोक वो की में निम्न में से किसका विवरण नहीं मिलता है? तो बौद्ध सिद्धांतों का विवरण मिलता है, बौद्ध राज्यों का विवरण भी मिलता है, बौद्ध स्तूपों विहारों इनका विवरण नहीं मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आप याद रखिएगा। वैसे ये थोड़ा विवाद का विषय है, लेकिन इसकी जानकारी वहां पर नहीं मिलती है। कुछ ग्रंथ ऐसा बताते हैं, बल्कि ये क्वेश्चन विवादित है, ये आप विशेष तौर पर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम। गुप्त वंश ने किस अवधि में शासन किया? तो 319 से 500 ईस्वी ये अवधि मानी जाती है गुप्त वंश के शासन की। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, 319 से 500 ईस्वी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन, अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित है? बुद्ध काल से, गुप्त काल से? बुद्ध काल तो कुछ नहीं हुआ है, मौर्य काल में भी इनकी कोई रचना नहीं हुई थी, ना ही हड़प्पा काल से।
तो इसका आंसर आ जाएगा गुप्त काल से, यानी अजंता में जो कलाकृतियां हुई है, अजंता की गुफाओं का निर्माण हुआ है, वो गुप्त काल की देन है। ठीक है, यह आप विशिष्ट तौर पर याद रखिएगा। अजंता कहां पर है? औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। सर्व राजोच्छेता, सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला की उपाधि किसने धारण की थी? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने ऐसी कोई उपाधि धारण नहीं की है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने तो परम भागवत की उपाधि धारण की थी और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त ने यह उपाधि धारण की थी। स्कंदगुप्त ने भी ऐसी कोई उपाधि धारण नहीं की थी। सर्व राजोच्छेता की उपाधि धारण करने वाला समुद्रगुप्त था, और इसने अगर रियल मायने में देखा भी जाए तो सही वास्तविक रूप से इसने सभी राजाओं को उखाड़ फेंका था। इसके आर्यावर्त के 12 और दक्षिणावर्त के 9 राज्यों पर विजय प्राप्त की थी। ठीक है, तो इसने इस तरीके से समस्त भारत को एक सूत्र में बांध दिया था। आगे बढ़ते हम। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? तो इसका आंसर आ जाएगा बोध गया। बोध गया में ही महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और वहीं पर बोधि वृक्ष यानी पीपल के वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और इसी खुशी में मेघवर्मन, जो कि श्रीलंका के राजा थे, उन्होंने बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी, और समुद्रगुप्त ने अनुमति दे दी थी। यह भी एक तर्क है कि इसी तर्क के आधार पर कुछ इतिहासकार कहते हैं कि समुद्रगुप्त ने बौद्ध धर्म धारण कर लिया था। ठीक है, ग्रहण कर लिया था। प्रयाग में कोई ऐसा मंदिर नहीं बनाया था, कुशीनगर में तो महात्मा बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, और अमरावती में भी ऐसा कुछ घटनाक्रम नहीं होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा है? तो मालविका अग्निमित्रम लिखा है, विक्रमोर्वशीयम भी लिखा है, अभिज्ञान शकुंतलम भी लिखा है। जानकी हरण उन्होंने नहीं लिखा है। ठीक है, जानकी हरण के जो रचयिता हैं उनको लेकर इतिहासकारों में मतभेद है। ठीक है, इसलिए इनका कोई फिक्स इतिहासकार नहीं है, क्योंकि इसकी जो रचयिता है उसको लेकर इतिहासकारों में मतभेद है। आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो गुप्त काल जो है, इसका आंसर आ जाएगा गुप्त काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी। प्रतिहार काल में ऐसा कोई नगरों का पतन नहीं हुआ था, ना ही राष्ट्रकूट में युग में, ना ही सातवाहन युग में। गुप्त काल में नगरों का पतन हो गया था। हमें फाहियान और हेनसांग के विवरण से पता चलता है कि पाटलिपुत्र उजड़ चुका था, और बहुत सारे जो नगर थे उस समय के, वे सभी के सभी पतन की ओर अग्रसर थे। काफी नगर वहां पे उस समय उजड़ चुके थे। यह दर्शा रहा है कि गुप्त काल में व्यापार कहीं न कहीं कमी आई थी व्यापार में। ओके, आगे बढ़ते हम अगले क्वेश्चन पे। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई। तो बाल विवाह की प्रथा कुषाण काल जो था, कुषाण काल में दरअसल हुआ क्या था कि बाल विवाह की पहली बात तो प्रथा आरंभ क्यों हुई? तो इसके पीछे रीजन ये है कि विदेशी आक्रमणकारी जितने भी होते थे वो कुंवारी लड़कियों को उठा ले जाते थे, शादीशुदा महिलाओं को हाथ नहीं लगाते थे। तो भारतीय लोगों ने क्या किया कि अपनी बच्चियों का बाल विवाह करना प्रारंभ कर दिया। तो कुषाण भी क्या थे? विदेशी आक्रमणकारी थे। अगर हम भारत में विदेशी आक्रमण की बात करें तो सबसे पहले ईरान के बाद यूनान के बाद शक, फिर पहलव, फिर कुषाणों ने आक्रमण किया था। तो कुषाण जो थे, कुषाण काल में सर्वाधिक मात्रा में बाल विवाह प्रारंभ हो गए थे। लेकिन अगर देखा जाए तो वास्तविक रूप से हमारे ग्रंथों में भी इनका उल्लेख मिलता है गुप्त काल में। तो जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे तो आपको आंसर लगाना है गुप्त काल। लेकिन देखा जाए तो इसकी शुरुआत कुषाण काल में ही हो गई थी, लेकिन लिखित रूप में अगर साक्ष्य के रूप में हम पाए तो गुप्त काल जो था उसमें बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई थी। ठीक है, ये याद रखिएगा, लिखित साक्ष्य के रूप में गुप्त काल में, लेकिन अगर देखा जाए तो कुषाण काल में ही बाल विवाह प्रारंभ हो चुका था। ओके, तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गुप्त काल से संबंधित। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।